have seen that clouds bring rain, snow, thunderstorm, etc. But how do you know that they also bring the essential force of the universe, that is electricity? Have you stood outside during a storm and seen a sudden flash of light lighting up the sky? The streak of light is called lightning. Lightning is very powerful. It can burn houses and can set forests on fire. In this chapter, we will study about some natural phenomena in BTech. जी स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जो क्लाउड्स होते हैं, जब क्लाउड्स आते हैं, बादल आते हैं, तो वो क्या लेकर आते हैं? रेन, स्नो, थंडरस्टॉर्म, बहुत सारे ऐसी चीजें लेकर आते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये सभी चीजें जो होती हैं, ये एक यूनिवर्स का बहुत ही एसेंशियल फोर्स भी लेके आती है, यानी कि क्या? इलेक्ट्रिसिटी। कभी आपने देखा हो जब आपकी थंडरस्टॉर्म होता है या फिर आपका एक सडन फ्लैश आता है लाइटिंग का, जिसकी वजह से पूरा आपको स्काई है एकदम सा ग्लिटर करता हुआ दिखता है ना, जिसको आप कहते हो कि बिजली कड़कना। तो दैट इज व्हाट इज नोन एज लाइटनिंग इन साइंटिफिक टर्म। तो ये लाइटनिंग क्या है, और इस तरीके के बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना है जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करें। चलो, लाइटिंग काफी हार्मफुल हो सकता है। ये अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम रेट पे होता है तो स्टूडेंट्स, इससे आपके हाउसेस वगैरह जल सकते हैं, फॉरेस्ट जंगलों में आग लग जाती है लाइटनिंग की वजह से। इतना डेंजरस और डिजास्टरस लाइटनिंग हो सकता है। और ऐसे ही बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना है जो हमारे एनवायरमेंट में, यूनिवर्स में होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे लाइटनिंग एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है? सी, electricity is supplied to our homes from powerhouses through wire. Inside our home, it flows through wires to all rooms. देखो, इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घर में आती है, कहाँ से आती है? पावर हाउसेस होते हैं, है ना, उनसे वहां से सप्लाई करी जाती है और वायर्स के थ्रू हमारे घर में आती है। फिर हमारे घर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे वायर्स होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है हर एक रूम तक, है ना। इलेक्ट्रिसिटी दैट फ्लोज थ्रू वायर इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब वो इलेक्ट्रिसिटी जो वायर्स के थ्रू फ्लो करती है उसको आप करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हो। द चार्जेस इन करंट इलेक्ट्रिसिटी आर इन मोशन। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्जेस होता है वो मोशन में रहते हैं। दे फ्लो थ्रू इलेक्ट्रिसिटी वायर्स एंड गैजेट्स। देयर इज अनदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टर्म द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी दैट डज नॉट फ्लो। ठीक है, अब ये जो आपके वायर्स के थ्रू जो इलेक्ट्रिक चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो ये तो आपकी एक डिफरेंट चीज हो गई। ठीक है, ये आपके फ्लो में रहती है, ये आपकी मोशन में रहती है। लेकिन एक और फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है हमारे पास जिसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। यानी कि ये क्या नहीं होती, ये आगे फ्लो नहीं होती है। इफ यू कीप योर हैंड क्लोज टू अ टीवी स्क्रीन, यू कैन फील दैट द हेयर ऑन योर आर्म्स आर अटैच्ड टुवर्ड्स द स्क्रीन। कभी देखा हो टीवी स्क्रीन पर अगर आप अपने हैंड्स को इस तरीके से रखोगे तो आपने क्या देखा है कि आपके जो आर्म्स में स्मॉल हेयर्स है वो आपके अटैच हो जाते हैं, अट्रैक्ट होता है किसकी तरफ? टीवी स्क्रीन की तरफ। ओके, so this is due to static electricity present on the screen. Around 600 BC, Thales, a Greek philosopher and mathematician, discovered that when amber was rubbed with his cloak sleeve, it could attract feathers and small splinters of wood. देखो, ये जो आपने जब टच किया या टीवी स्क्रीन के पास अपने हैंड को लेके जाते हो और जो आपके आर्म्स के हेयर्स हैं वो उस पर जाकर अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये उसी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा है जो आपकी उस टीवी स्क्रीन पर है। तो आपको बता रहे हैं कि अराउंड 600 BC में थेल्स एक नेम है। किसका नेम है? एक ग्रीक फिलोसोफर और मैथमेटिशियन थे, उनका नेम है। तो इन्होंने डिस्कवरी करी थी कि जब उन्होंने क्या करा था, एम्बर को रब किया था क्लोक स्लीव के साथ। एम्बर वो क्लोक स्लीव के साथ रब किया था, तो उसने क्या करा था, उसमें जो भी फेदर्स थे और छोटे छोटे से क्या वुड के स्प्लिंटर्स से उनको अट्रैक्ट कर लिया। तो 1600 AD में सर विलियम गिलबर्ट, जो इंग्लैंड के रहने वाले थे, फाउंड मोर अबाउट दिस मिस्टीरियस अट्रैक्शन व्हिच ही कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। अब आगे चलते हुए इसी चीज पे बहुत ज्यादा क्या हुई, इन्वेस्टिगेशंस हुई, चीजों को सर्च किया गया। सर्च करने के बाद, रिसर्च करने के बाद क्या हुआ, इसी के बारे में, इस मिस्टीरियस अट्रैक्शन के बारे में रिसर्च करने के बाद हमें पता चला कि क्या है, ये एक फिनोमिना है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, जो कहाँ से मिला है? इलेक्ट्रा वर्ड से मिला है, द ग्रीक वर्ड जिसका नाम होता है एम्पर। ओके, चलो, नाउ वी कम टू द टॉपिक चार्जिंग बाय रबिंग, कि रब करने से कैसे चार्जिंग होती है और क्या ये फिनोमिना है। Why do you hear a cracking sound and see sparks when taking a woolen pullover off? कभी देखा आपने कोई वुलन का पुलोवर हो या कुछ आपने अगर अपर पहना हो और जब आप उसको से रिमूव करते हो तो एक स्पार्क सा आता है या फिर क्रैकलिंग सी आपको आवाज भी सुनाई देती है, लाइटिंग सी बहुत हल्की सी। तो why do you sometimes get a small electric shock when we touch the metal knob of a door or of a tap? कभी देखा हो, ठीक है, डोर का मेटल नॉब या टैप वगैरह को जब आप कभी टच करते हो तो बहुत छोटा सा झटका भी लगता है, शॉक सा भी लगता है। ये भी आपने ऑब्जर्व किया होगा। इन विंटर्स योर हेयर स्टैंड अप व्हेन यू टेक ऑफ योर वुलन कैप। लेट्स फाइंड द आंसर टू दिस ऑब्जर्वेशन।
ठीक है, विंटर्स में जब हमने वुलन कैप को उतारते हैं तो हमारे जो ये हेयर होता है वो इस तरीके से सीधे खड़े हो जाते हैं, है ना? तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस जो होते हैं इनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो। सी the objects such as balloon filled with air, plastic scale, plastic pen, plastic comb, rubbing against dry hair acquire electric charge. देखो, अगर आप कुछ ये आपको मटेरियल्स गिवन है क्या क्या, जैसे कि आपका बलून जिसमें एयर फिल्ड अप है, प्लास्टिक स्केल ले लो, प्लास्टिक का पेन, प्लास्टिक का कॉम, इनको जब आप अपने ड्राई हेयर के अराउंड रब करते हो, है ना, तो ये क्या करते हैं, इनमें एक इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज जब आता है तो एन ऑब्जेक्ट और बॉडी विच एक्वायर्स इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड अ चार्ज बॉडी और ऑब्जेक्ट। अब वो ऑब्जेक्ट है, वो बॉडी जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है, उस बॉडी या ऑब्जेक्ट को बोला जाता है या तो चार्ज बॉडी बोल सकते हो या चार्ज ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। रबर स्ट्रिप ऑफ आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम ओवर योर हेयर, dry hair, do they attract small pieces of paper like a plastic comb? No, they don't. An object or body having no electric charge or which does not acquire electric charge is called an uncharged object or body. अब उसी की जगह आप एक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम इन सब की स्ट्रिप को अपने ड्राई हेयर पे रब करो और ड्राई हेयर पे रब करने के बाद इनको जरा कुछ पेपर के पीसेस के पास ले जाके देखो क्या ये भी आपके पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करते हैं, नहीं करते। वही अगर आप प्लास्टिक का स्केल, प्लास्टिक का कॉम्ब या बलून जिसमें आपने एयर फिल्ड अप है, इन सबको ड्राई हेयर पे रब करके अगर आप इसे पेपर पीसेस के पास लेकर जाओगे तो बच्चों जो पेपर के पीसेस है वो इस ऑब्जेक्ट पर आके अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वो चीजें जिनमें चार्ज आ जाता है, चार्ज आने के बाद वो चीजों को अट्रैक्ट करती हैं, उनको आप बोलते हैं चार्ज ऑब्जेक्ट या चार्ज बॉडी। लेकिन जो मेटल्स वगैरह हम ले रहे थे जिनको रब करने के बाद जिनमें चार्ज नहीं आ रहा था, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनको कोई चार्ज ही नहीं आ रहा है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को आप अनचार्ज ऑब्जेक्ट या अनचार्ज बॉडी बोलते हैं। चलो, नाउ वी कम टू द टॉपिक टाइप्स ऑफ चार्जेस। अब कितने टाइप्स ऑफ चार्जेस है, ठीक है? दो टाइप की चार्जेस होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। There are two kinds of charges, positive and negative charges, as suggested first by Benjamin Franklin. Benjamin Franklin ने suggest किए थे कि दो तरीके के charges होते हैं, positive and negative. A glass rod rubbed with silk acquires a positive charge. एक glass की rod को अगर आप silk के साथ rub करोगे तो उसमें positive charge आ जाएगा। Ebonite rod को अगर wool के साथ rub किया जाएगा तो उसमें negative charge आ जाएगा। So objects having the same kind of charge, either positive or negative, are said to possess like charges. ठीक है, ऑब्जेक्ट्स हैविंग ऑपोजिट चार्जेस आर सेड टू पोजेस अनलाइक चार्जेस। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनपे सेम चार्जेस है, या तो कोई पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस है या सब नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बोलेंगे क्या कि उनमें कौन से चार्जेस है, लाइक चार्जेस है। लेकिन वो ऑब्जेक्ट्स जिनके ऊपर ऑपोजिट चार्जेस है, यानी कि एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव, तो इनको बोला जाता है अनलाइक चार्जेस। ठीक है, नाउ according to the law of electrostatic attraction and repulsion, like charges repel each other and unlike charges attract. अब एक है आपका लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। इस लॉ के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स जो आपके लाइक चार्जेस होते हैं ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव को पास लाओगे ये रिपेल करेंगे, यानी कि एक दूसरे से दूर भागेंगे। ये नेगेटिव नेगेटिव को पास लाओगे तो वो भी रिपेल करेंगे। वेयरएज द अनलाइक चार्जेस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है, उनको अगर आप पास लाते हो तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, चलो, नाउ वी कम टू द टॉपिक ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्जेस की चार्जेस का ट्रांसफर कैसे होता है। In winters, we wear woolen and due to our body movements, the woolens are rubbed constantly, thus developing charges on our body. Winters में जब हम वुलन के क्लोथ पहनते हैं तो उस पहनने से क्या होता है कि हमारी बॉडी के जो मूवमेंट्स होते हैं, हम बॉडी मूव करते हैं तो हमारे वुलन के जो कपड़े हैं हमने पहने हैं वो भी हमारे बॉडी के साथ रब हो जाते हैं। रब होने के बाद इनके ऊपर क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। And when we touch any metal object, the charges on our body get transferred to the metal. और जब हम क्या करते हैं, अब किसी मेटल के ऑब्जेक्ट को फिर टच करते हैं तो हमारे जो वो चार्जेस थे बॉडी से वो किसके ऊपर, उस मेटल के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं। एंड वी गेट अ स्लाइट शॉक ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। और इसलिए हमको थोड़ा सा बहुत छोटा सा शॉक फील होता है जब हम किसी मेटल को क्या करते हैं, टच करते हैं, क्योंकि वहां पे क्या हो चुका था, ट्रांसफर हो चुका था चार्जेस का। ठीक है, चले, नाउ The electric charge can be transferred from one object to another through a metal conductor. तो यानी कि आप क्या चार्जेस को, इलेक्ट्रिक चार्जेस को ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है, फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अनदर थ्रू अ मेटल। ओके, एंड इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड डिटेक्ट द टाइप ऑफ चार्जेस ऑन ऑब्जेक्ट एंड क्वांटिटी ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन द चार्ज ऑब्जेक्ट। तो क्या आपके पास एक डिवाइस है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। इसके थ्रू आप क्या डिटेक्ट कर सकते हो, आप ये डिटेक्ट कर सकते हो कि क्या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है या नहीं है। अगर है तो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है।
और अगर जो जब आपको ये पता चला कि कौन सा चार्ज है, तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज भी हम उससे डिटेक्ट कर सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ चार्जेस प्रेजेंट ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। चलो, नाउ इलेक्ट्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ अ मेटल कैप और मेटल नॉब एट द टॉप। अब इलेक्ट्रोस्कोप होता कैसा है, देखो इलेक्ट्रोस्कोप होता है स्टूडेंट्स क्या, एक मेटल की कैप या बोलो मेटल का नॉब होता है इसके ऊपर, ठीक है, अ मेटल रॉड, एक मेटल की रॉड होती है एंड टू वेरी थिन स्ट्रिप्स ऑफ मेटल, और दो पतली पतली सी मेटल की स्ट्रिप्स बनी होती है, या तो एल्यूमिनियम की हो सकती है, गोल्ड की हो सकती है, विच इज अटैच टू द लोअर एंड ऑफ द रॉड। और वो जो आपकी मेटल की स्ट्रिप्स थी वो किससे अटैच होंगे, उस रॉड के लोअर एंड से अटैच होंगे, इस तरीके से देखो आपको दिखाया है ना, ये मेटल की स्ट्रिप से अटैच्ड है, रॉड थी ना, ये रॉड है, इसके नीचे ये स्ट्रिप दोनों अटैच्ड है। द कंडक्टिंग रॉड एंड द लीव्स, यानी कि स्ट्रिप्स ऑफ मेटल्स कैप्ड इन ग्लास केस टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एयर करंट एंड मॉइस्ट एयर। ठीक है, ये जो आपने कंडक्टिंग रॉड्स ली है और ये जो लीव्स ली है, ये क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है किससे, उस ग्लास केस को एयर रेजिस्टेंस फोर्स से, मॉइस्ट एयर से। द रबर स्टॉपर इज यूज्ड टू फिट द रॉड फर्मली टू द ग्लास केस। उसके ऊपर रबर का ऐसे स्टॉपर लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, सो दैट जो रॉड है वो आसानी से उस ग्लास केस के अंदर फिट रहे, उससे क्या ना हो, वो बिल्कुल भी हिले ना। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रोस्कोप का फॉर्मेशन होता है। नाउ वी कम टू द टॉपिक लाइटनिंग एंड थंडर। Clouds contain tiny crystals of ice and droplets of water which move against each other. Clouds में क्या होता है, छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, किसके, आइस के या वाटर के ड्रॉपलेट्स होती हैं जो एक दूसरे के साथ मूव करती हैं, और इससे क्या होता है, इनमें बहुत सारा अमाउंट ऑफ चार्ज हो जाता है, जिससे क्या बनता है, आगे चल के क्लाउड्स बनते हैं। ओके, ऑर्डिनरी नथिंग हैपेंस, वैसे तो कुछ होता नहीं है, लेकिन ड्यू टू दिस चार्ज इज बिल्ट अप बिकॉज एयर डज नॉट कंडक्ट द चार्ज फ्रॉम द क्लाउड्स। लेकिन इसके अंदर क्या हो जाता है, चार्ज जरूर बन जाता है, वैसे तो कुछ नहीं होता, लेकिन चार्ज बन जाता है। क्यों, क्योंकि एयर क्या नहीं करती, चार्जेस को कंडक्ट नहीं करती है फ्रॉम द क्लाउड्स। चलो, बट व्हेन द एक्यूमुलेशन ऑफ द चार्ज इज ग्रेट इनफ एंड द विंड ब्रिंग्स द क्लाउड्स क्लोज टुगेदर, द चार्ज कैन जंप फ्रॉम वन क्लाउड टू अनदर थ्रू द एयर। लेकिन क्या होता है, जब ये चार्ज का एक्यूमुलेशन बढ़ता चला जाता है क्लाउड्स के अंदर, और दो क्लाउड्स विंड या एयर की वजह से आपस में आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करते हैं, so the sudden rush of electrical charge heats up the air to about 30,000 degrees Celsius, producing a bright glow of lightning. ठीक है, तो ये पास आ जाता है, पास आने के बाद क्या करते हैं, एक दूसरे से टच होता है, टच होने के बाद क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस का ट्रांसफर हो जाता है। जैसे ही ट्रांसफर होता है तभी आपको क्या होता है, एक सडन इलेक्ट्रिकल चार्ज का रश दिखता है, जो कि हीट अप हो जाता है, कितने टेम्परेचर तक, 30,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक हीट अप हो जाता है, और उसी से आपको लाइटनिंग का फिनोमेना विजिबल होता है। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट। और इस प्रोसेस के दौरान क्या मिलती है आपको, आपने देखा है स्काई में आप ऑब्जर्व करोगे, एक अच्छी खासी अमाउंट ऑफ लाइट एंड हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इस तरीके से, इसे कहते हैं लाइट। नाउ ड्यू टू हीट प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ लाइटनिंग, द एयर गेट्स हीटेड अप एंड एक्सपेंड सडनली। अब जो हीट प्रोड्यूस हुई है लाइटनिंग के दौरान, क्या होती है, एयर जो होती है उससे हीट अप हो जाती है और एक्सपेंड हो जाती है। This rapid expansion of air sends a disturbance in the form of vibrations through the air, producing a loud sound. अभी जो एयर का क्या हो चुका है, रैपिड एक्सपेंशन हो चुका है, यानी कि वो फैल गई है, ठीक है, उससे वाइब्रेशंस, अब डिस्टर्बेंस आने लगता है, कैसे डिस्टर्बेंस आने लगता है, वाइब्रेशंस की फॉर्म में वाइब्रेशन होने लगती है एयर में, और उससे एक काफी लाउड साउंड प्रोड्यूस होती है, और इसी लाउड साउंड जो लाइटनिंग के थ्रू प्रोड्यूस होती है उसका आप क्या बोलते हो, थंडर। ठीक है, क्योंकि एयर वाइब्रेट हो जाती है, एयर बहुत ज्यादा वाइब्रेट हो जाती है, इसलिए आपको साउंड सुनने को मिलती है, इसको आप थंडर बोलते हैं। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और लाइटनिंग कैन अकर नॉट ओनली बिटवीन टू क्लाउड्स बट आल्सो बिटवीन अ चार्ज क्लाउड एंड द अर्थ। अब ये जो इलेक्ट्रिक का डिस्चार्ज हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी का डिस्चार्ज हुआ या ट्रांसफर हुआ, ये सिर्फ दो क्लाउड्स के बीच में नहीं, क्लाउड और अर्थ के बीच में भी हो सकता है, एक चार्ज क्लाउड और अर्थ के बीच में भी हो सकता है। अ क्लाउड हैज नेगेटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड एट द बेस एंड पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड एट द अपर रीजन। क्लाउड में क्या, नेगेटिव चार्जेस क्या होता है उसके बेस में, और पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उसके अपर वाले रीजन में। When a charge cloud passes over a tall building or a tall tree, जब एक चार्ज क्लाउड एक बड़ी सी बिल्डिंग या बड़े से ट्री के ऊपर से क्या पास होता है, इट इंड्यूसेस एन ऑपोजिट चार्ज ऑन देम, वो उसके ऊपर ऑपोजिट चार्ज लगाता है। द नेगेटिव चार्जेस एट द बेस ऑफ द क्लाउड्स पुल एट द पॉजिटिव चार्जेस फ्रॉम द टॉल बिल्डिंग अपवर्ड्स एट अ ट्रेमेंडियस स्पीड। तो जो नेगेटिव चार्जेस हैं जो क्लाउड्स के नीचे वाले बेस में थे, वो क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्जेस पुल करते हैं उस बड़ी सी बिल्डिंग से ऊपर की तरफ। ठीक है, as soon as the negative and positive charges connect, a continuous path is formed from the cloud to the tall building or a tree on the ground.
जैसे ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस इसके ऊपर थे, उस बिल्डिंग के ऊपर थे, ऊपर वाले पार्ट में, और नेगेटिव चार्जेस क्लाउड के नीचे वाले पार्ट में थे। वो क्या करता है, जैसे इसके ऊपर आएगा तो नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं उस पॉजिटिव चार्जेस को ऊपर की तरफ, और जैसे ये एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं तो एक कॉन्टिन्यूस पाथ बन जाता है किसके बीच में, उस क्लाउड और उस बिल्डिंग ट्री जिसके बीच में पॉजिटिव चार्जेस लिए हैं उनके बीच में। The large amount of negative charges accumulated in the clouds rush down this path to give rise to an electric discharge in the form of lightning strike. फिर क्या होता है, जो ये लार्ज अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्जेस थे किसके पास, उस क्लाउड के पास, वो नीचे चले जाता है उसी पाथ के थ्रू, और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो जाता है किसमें, उस बिल्डिंग में, और किसके फॉर्म में, लाइटनिंग स्ट्राइक की फॉर्म में। ठीक है, चलो अब सेफ्टी फ्रॉम लाइटनिंग, लाइटनिंग से कैसे सेफ्टी रखी जा सकती है वो पढ़ते हैं। देखो, when lightning is likely to occur, people are advised to stay indoors or inside a vehicle, away from open doors and windows, and to avoid contact with any electrical appliances or plumbing that might be exposed to the outside environment. देखो, जब भी लाइटनिंग होती है तो क्या बोला जाता है कि हमें क्या घर के अंदर रहना चाहिए, या कार वगैरह या कोई भी व्हीकल के अंदर रहना चाहिए जिसमें जहाँ पे आपकी डोर्स विंडोज सभी अच्छे से क्या हो, क्लोज हो। ठीक है, और या फिर जब लाइटनिंग हो रही है तब किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से हमको क्या कोई कांटेक्ट नहीं रहना चाहिए। वी शुड अवॉइड एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। ओके, नाउ क्या गिवन बिलो आर सम डूज एंड डोज ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म। तो लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म के दौरान क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले गिवन है डूज। ऑन हियरिंग द साउंड ऑफ थंडर, रश टू अ सेफर प्लेस एंड स्टे देयर टिल द थंडरस्टॉर्म हैज सबसाइडेड। जैसे क्या होता है, थंडर की साउंड आपको सुनने को मिलती है तो आप किसी एक सेफर प्लेस पे चले जाए। ठीक है, तब तक चले जाए जब तक आपको थंडरस्टॉर्म नहीं चला जाता। इफ यू आर ट्रैवलिंग इन अ कार और अ बस, रिमेन इनसाइड द व्हीकल एंड शट ऑल इट्स डोर्स एंड विंडोज। अगर कार या बस में आप ट्रैवल कर रहे हो, सडनली अगर ये थंडरस्टॉर्म या फिर आपको लाइटनिंग होती है तो आप उस व्हीकल के अंदर ही रहें, डोर्स और विंडोज अच्छे से लॉक कर दें। इफ इन अ फॉरेस्ट, टेक शेल्टर अंडर शॉर्ट ट्रीज। अगर फॉरेस्ट में है तो किसी छोटे से पेड़ के नीचे हमको शेल्टर ले लेना चाहिए। During an electric discharge, avoid contact with poles, metal pipes, electrical wires, telephone cords, etc. इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के वक्त इन सभी चीजों से हमको कॉन्टैक्ट अवॉइड करना चाहिए। However, it is safe to use mobile phone. मोबाइल फोन यूज कर सकते हैं, वो सेफ रहता है, प्रोवाइडेड यू आर ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट द अदर पर्सन ऑन हिज मोबाइल फोन। लेकिन तभी अगर आप किसी दूसरे पर्सन से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं मोबाइल फोन से। ओके, अनप्लग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है जिनका प्लग लगा हुआ है वो सब अनप्लग कर देना चाहिए, जैसे कंप्यूटर, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ये सभी। अवॉइड कॉन्टैक्ट विद रनिंग वाटर, रनिंग वाटर से भी हमको क्या करना चाहिए, वाटर कॉन्टैक्ट अवॉइड करना चाहिए। तो ये तो थे डोंट्स। नाउ सॉरी डूज, अब हमें करना चाहिए डोंट्स। डू नॉट गो आउट ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म में बाहर नहीं जाना। इफ यू आर आउटसाइड, डू नॉट टेक शेल्टर अंडर अ टॉल ट्री, अगर बाहर हो तो किसी भी लंबे से टॉल ट्री के अंदर नीचे शेल्टर नहीं लेना है। डू नॉट बी द टॉलेस्ट ऑब्जेक्ट इन दैट ओपन ग्राउंड, किसी भी एक ओपन ग्राउंड में अगर आप कर रहे हो तो वहां पे सबसे टॉलेस्ट ऑब्जेक्ट आप ना हो, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि सबसे पहले वो टॉलेस्ट वाले से पॉजिटिव चार्जेस ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। डू नॉट कैरी एन अम्ब्रेला ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म में अम्ब्रेला कैरी नहीं करना। डू नॉट सिट ऊपर व्हीकल्स, ओपन व्हीकल्स में हमको नहीं बैठना है, जैसे कि मोटर बाइक, ओपन कार, ट्रैक्टर वगैरह। ठीक है, इफ यू आर इन एन ओपन एरिया, डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, अगर आप ओपन में हो तो ग्राउंड पे नहीं लाई करना। इंस्टेड स्क्वाट लो विद योर हैंड्स ऑन योर नीज, स्क्वाट के फॉर्म में, लेकिन नीचे अपने हैंड्स को ऐसे घुटने के बल नीचे बैठ जाना है। एंड हेड बिटवीन द हैंड, और सर को अपने दोनों हाथों के नीचे ऐसे दबा के रखना है। दिस विल मेक यू द स्मॉलेस्ट टारगेट टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इससे क्या होगा, आप बहुत ज्यादा छोटा टारगेट बन जाओगे वहां पे, और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज आपको आसानी से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलो at this point discuss in the class why lightning is accompanied by thunder, also discuss why we hear the sound of thunder later as the lightning first। चलो अब आते हैं, now we come to the topic lightning conductors क्या होते हैं। देखो, a lightning conductor is a device which is used to protect tall buildings against lightning during a thunderstorm. It works on the principle of conduction of electricity through metallic substances। तो lightning conductor क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जिसको यूज किया जाता है टॉल बिल्डिंग्स, है ना, इन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए। किसके अगेंस्ट, लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने। ओके, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये काम करता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन पे, जो किसके थ्रू होता है, मेटालिक सब्सटेंसेस के थ्रू होता है। इस प्रिंसिपल पे काम करते हैं आपके क्या, लाइटनिंग कंडक्टर्स। चलो, इट कंसिस्ट ऑफ अ मेटल रॉड विद अ नंबर ऑफ शार्प स्पाइक्स फिटेड ऑन द टॉप ऑफ इट। अब होता क्या है ये कंडक्टर, ये कि स्टूडेंट्स आपका क्या होता है, एक मेटल की रॉड होती है इस तरीके से, देखो यहाँ पे लाइटनिंग कंडक्टर दिखाया है ना, ये एक मेटल की रॉड होती है जिसपे बहुत सारे शार्प स्पाइक्स होते हैं। ठीक है,
है ना, इसी के ऊपर। This rod is fixed along the outside wall of building with sharp spikes pointing towards the sky above the building. ठीक है, अब इस रॉड को क्या कर दिया जाता है, ऊपर, सबसे ऊपर किसी वॉल पे, आउटसाइड द वॉल, वहां पे इसको फिट कर दिया जाता है। जो इसका स्पाइक्स वाला पार्ट होता है उसे स्काई की तरफ रखा जाता है। ओके, द लोअर एंड ऑफ दिस मेटल रॉड इज कनेक्टेड टू अ लार्ज साइड मेटालिक प्लेट। और जो इसका नीचे वाला, जो इस रॉड का नीचे वाला एंड है, उसको आप कनेक्ट करते हो क्या, एक बड़ी सी साइज की मेटालिक प्लेट है, उससे कनेक्ट किया जाता है, जो किसकी बनी होती है, यूजुअली कॉपर की बनी होती है। इसको क्या कहा जाता है, विच इज बरीड डीप इनटू द अर्थ टू डिसिपेट एनी चार्ज रिसीव्ड बाय इट। और इस मेटालिक प्लेट को क्या, अर्थ के बिल्कुल कहीं डीप में जाके बरीड कर दिया जाता है, सो दैट कोई भी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज आता है तो वो अर्थ के अंदर डिसिपेट हो जाता है। इस तरीके से ये आपको हेल्प करते हैं लाइटनिंग वगैरह से बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। नाउ वी कम द टॉपिक ऑफ अर्थक्वेक्स। अब आते हैं हम अर्थक्वेक्स के ऊपर कि अर्थक्वेक्स क्या होते हैं। ये भी एक नेचुरल फिनोमेना है ना। An earthquake happens when the earth crust shake. जब अर्थ का क्रस्ट वाला पार्ट शेक करता है तब अर्थक्वेक आता है। Earthquakes are the shaking, rolling or sudden shock of the earth surface which lasts for few seconds. अर्थक्वेक क्या है, जब आपका अर्थ का सरफेस शेक करता है, रोल करता है, या सडन शॉक आपको फील होते हैं, ठीक है ना, उसको आप क्या बोलते हो, अर्थक्वेक बोलते हो, कुछ फ्यू सेकंड्स के लिए। Earthquakes are perhaps the most feared of natural disaster because unfortunately scientists cannot predict earthquake. The best they can do is that they can point out where fault lines are so that they can know where earthquakes are likely to occur. ठीक है, काफी डिजास्टर्स हो सकता है अर्थक्वेक, क्योंकि अभी तक साइंटिस्ट इस चीज को ऐसा कोई वे नहीं निकाल पाए जिससे ये पता चले कि अर्थक्वेक कब होगा। बस हाँ, उस लाइन ऑफ जोन को हम डिटरमाइन अभी तक कर पाए हैं कि हाँ, यहाँ पे ज्यादातर चांसेस हैं क्या अर्थक्वेक आने के, लेकिन कब आ जाए ये अभी तक हम पता नहीं कर पाते हैं। Severe earthquakes have the capacity to destroy large cities and cause heavy loss of life in a matter of seconds. Seconds में जो बहुत बड़े बड़े earthquakes आते हैं, ये कुछ ही seconds में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को या बहुत सारी जाने बच्चों लेकर जा सकता है, यानी कि इतना डिजास्टर्स हो सकता है। ठीक है, चलो नाउ वी कम टू द टॉपिक लेयर्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के लेयर्स के बारे में पढ़ते। देखो, अर्थ इज नियरली स्फेरिकल इन शेप, हमें पता है ऑलमोस्ट काफी हद तक अर्थ हमारा स्फेरिकल होता है शेप में, पूरा कंप्लीट स्फेरिकल नहीं है। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट स्मूथ, अर्थ का सरफेस स्मूथ नहीं है। देयर आर माउंटेन्स, वैलीज, प्लेन, लेक, ओशियन, थिक फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड अ वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये सभी चीजें हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर है, यानी कि हमारा क्या नहीं है, स्मूथ नहीं है। इट हैज मेनी अप्स एंड डाउन, बहुत सारे अप्स एंड डाउन है, एंड दीज अप्स एंड डाउन आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द अर्थ। As a result, despite these ups and downs, the earth appears smooth and spherical. अब स्टूडेंट्स, जो ये ups and downs हैं, ये बहुत ही स्मॉल है, किसके कंपैरिजन में, अर्थ के साइज के कंपैरिजन में। इसीलिए क्या दिखता है, एज अ रिजल्ट हम इन ups and downs के बाद में हमें ऐसा लगता है कि अर्थ हमारा कैसा है, स्मूथ है या फिर स्फेरिकल है, जबकि है नहीं। ठीक है, बस यही ups and downs काफी छोटे हैं एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द अर्थ। चलो, इट इज बिलीव्ड दैट प्रिमिटिव अर्थ मेल्टेड विद 800 मिलियन अगो ऑफ इट्स फॉर्मेशन। कि जो अर्थ, प्रिमिटिव अर्थ बना था, वो क्या हुआ था, मेल्ट हुआ था क्या, 800 मिलियन साल पहले तक, मतलब अपने फॉर्मेशन से। द मोल्टन मास ऑफ द अर्थ दैट बिगन टू रीऑर्गेनाइज इटसेल्फ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। फिर उसके बाद जो अर्थ का सारा मोल्टन मास था, पिघला हुआ मास था, दोबारा से खुद को रीऑर्गेनाइज करना शुरू किया, किसके इन्फ्लुएंस में आकर, आपके ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आकर धीरे धीरे से खुद को रीऑर्गेनाइज किया। The heavier metals sank deeper to form the core and the lighter material floated upwards to form the crust. जो heavy materials थे वो अंदर की तरफ sank यानी कि डूब गए, और उससे क्या बना, अर्थ का कोर वाला पार्ट बना, और जो लाइटर वाले मटेरियल्स थे वो ऊपर ही फ्लोट कर रहे थे, और उससे क्या बना, क्रस्ट बना। The material of intermediate density formed the middle layer called mantle. और ऐसे मटेरियल जिनकी डेंसिटी ना तो बहुत ज्यादा हैवी थी ना बहुत ज्यादा लाइट थी, यानी कि इंटरमीडिएट इंटेंसिटी थी, वो ऐसे डेंसिटी वाले पार्टिकल्स कि आपके बीच वाला पार्ट इन्होंने अर्थ का बनाया, जिसको आप क्या बोलते हो, मेंटल बोलते हैं। ठीक है, अर्थक्वेक्स अकर ड्यू टू डिस्टर्बेंस डीप डाउन इनसाइड द क्रस्ट। अर्थक्वेक्स कब आते हैं, जब क्रस्ट वाले पार्ट में बिल्कुल डीप डाउन जाके वहां जब डिस्टर्बेंस होती है, वहां जब शेकिंग होती है, तब आपके अर्थक्वेक्स यूजुअली अकर करते हैं। नाउ सम इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे आपको गिवन है, देखो। Seismic focus, seismic focus क्या है, the seismic focus is the point at which the earthquake originate। ये वो पॉइंट है जहाँ पे earthquake originate होता है। It is the place where rocks move or break and is usually deep underground। तो ये वो जगह है जहाँ पे आपके जो rocks मूव करना शुरू करते हैं, टूटने लगते हैं, ये काफी डीप होता है अंदर, ठीक है, ग्राउंड, अंडरग्राउंड में।
Next we come to epicenter. The epicenter is a place on the surface of the earth directly above the focus. फोकस के डायरेक्टली ऊपर वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला जो पॉइंट है, उसको आप क्या बोलते हो? एपिसेंटर बोलते हो. द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज द ग्रेटेस्ट एट द एपिसेंटर. अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी होती है वो सबसे ज्यादा एपिसेंटर वाले ही पार्ट में होती है. देन वी कम टू फोकल डेप्थ. फोकल डेप्थ क्या है? देखो, द फोकल डेप्थ ऑफ एन अर्थक्वेक इज द डेप्थ ऑफ द सेस्मिक फोकस बिलो द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस के नीचे आपके जो सेस्मिक फोकस है उसकी कितनी डेप्थ है, उस वाले पार्ट को आप बोलते हो फोकल. ओके, द अर्थक्वेक हैविंग फोकल डेप्थ ऑफ 60 to 70 किलोमीटर क्लासिफाइड एज शैलो. Those with depth of 70 to 300 kilometer are intermediate and those with the depth of more than 700 kilometer are deep. वो अर्थक्वेक जिनकी फोकल लेंथ 60 to 70 किलोमीटर की रेंज में होती है उनको आप शैलो बोलते हो. जिनकी डेप्थ 70 to 300 किलोमीटर की डेप्थ में होती है उनको आप इंटरमीडिएट बोलते हो. और जो मोर देन 300 या 700 किलोमीटर से ऊपर के होते हैं उनको आप डीप बोलते हो. Now we come to the topic seismic waves. The waves generated in the lithosphere due to sudden movement in the path of earth crust are called seismic waves or shock waves. वो waves जो कहाँ, जब अर्थ क्रस्ट में सडन मूवमेंट होना शुरू होते हैं और उन मूवमेंट से जो वेव्स लिथोस्फीयर वाले पार्ट में प्रोड्यूस होती है उन वेव्स को आप सेस्मिक वेव्स या शॉक वेव्स बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज सेस्मोग्राफ. द इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट्स एंड रिकॉर्ड्स द इंटेंसिटी ऑफ सेस्मिक वेव्स जनरेटेड बाय एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड अ सेस्मोग्राफ और सेस्मोमीटर. वो इंस्ट्रूमेंट जो क्या करता है, उन सेस्मिक वेव्स की इंटेंसिटी को रिकॉर्ड करता है. ठीक है. कौन सी सेस्मिक वेव्स? जो अर्थक्वेक के सडन मूवमेंट की वजह से जनरेट होती है, उन वेव्स की इंटेंसिटी को जो रिकॉर्ड करता है, डिटेक्ट करता है, उस इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है सेस्मोग्राफ या सेस्मोमीटर. द ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ सेस्मिक वेव इज कॉल्ड अ सेस्मोग्राफ. ठीक है. अब उस सेस्मिक वेव्स की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए जो ग्राफिकल रिकॉर्ड होता है उसको हम बोलते हैं सेस्मोग्राफ. ये है आपकी क्या, सेस्मोग्राफ की, सॉरी सेस्मोग्राफ या सेस्मोमीटर की पिक्चर. चल, नाउ रिचर स्केल. रिचर स्केल क्या है? द रिचर स्केल इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक. अर्थ के मैग्नीट्यूड को, यानी कि अर्थक्वेक कितनी इंटेंसिटी से आया है, इसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम रिचर स्केल बोलते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट कॉजेस एन अर्थक्वेक. अर्थक्वेक आता कैसे है? अर्थक्वेक में बी कॉज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस. कुछ रीजंस आपको गिवन है. पहला रीजन है मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स. टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट्स की वजह से. देखो, द आउटरमोस्ट लेयर नोन एज अर्थ क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स एंड सेवरल स्मॉल प्लेट्स. जो आउटर मोस्ट लेयर होती है अर्थ क्रस्ट की, वो बहुत सारे 7 मेजर, यानी कि 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइडेड है. इनको हम 7 स्मॉल प्लेट्स भी बोलते हैं. द प्लेट्स आर फ्लोटिंग ऑन द मेल्टेड कोर ऑफ द अर्थ. जो प्लेट्स हैं ये क्या, अर्थ का जो मेल्टेड वाली कोर है उसको फ्लोट करती है ना. दस दे आर इन कांस्टेंट मोशन, यानी कि वो कैसी रहती है, कांस्टेंट मोशन में रहती हैं. These plates shift slightly each day and as they shift they grind against each other. ठीक है. ये प्लेट्स क्या कहती है, स्लाइटली शिफ्ट होती रहती है और जैसे जैसे ये शिफ्ट होती हैं ये क्या करती हैं, एक दूसरे को ग्राइंड करती रहती हैं. द ग्राइंडिंग बिल्ड्स अप प्रेशर. और ये जो ग्राइंडिंग होती रहती है कॉन्स्टेंटली, ये प्रेशर एक्सर्ट करती है एंड कॉजेज द रॉक्स टू कम अंडर हाई स्ट्रेस. इससे क्या होता है, जो रॉक्स होता है वो हाई स्ट्रेस में आ जाते हैं. एंड इट इज जस्ट लाइक व्हेन यू प्रेस द पेंसिल फ्रॉम बोथ द साइड, इट ब्रेक्स बिकॉज ऑफ ट्रेमेंडियस स्ट्रेस इट बिकेम ड्यू टू फोर्स अप्लाइड फ्रॉम बोथ साइड. इस तरीके से, जैसे कि मान लो ये पेंसिल है और आप इस पेंसिल को दोनों तरफ से इस तरीके से प्रेशर अप्लाई करोगे, बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने पर ये पेंसिल क्या हो सकती है, ब्रेक हो सकती है ना. तो वही चीज है. सिमिलरली व्हेन द टू प्लेट्स आर सब्जेक्टेड टू अ स्ट्रेस दे रिलीज एनर्जी स्ट्रेस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स नोन एज सेस्मिक वेव्स. इस तरीके से क्या है, जब दोनों प्लेट्स को ऐसे कंप्रेस किया जा रहा है तो उनमें जो स्ट्रेस बन रहा है, उनमें जो एनर्जी बन रही है वो आगे रिलीज होने लगती है इन द फॉर्म ऑफ सेस्मिक वेव्स. These seismic waves are experienced as earthquake. The cracks which occur with the movements of these plates are known as fault. फिर ये seismic waves ही होती हैं जो हमको as a earthquake experience करने को मिलती हैं, है ना. और ये cracks जो आते हैं किसकी वजह से, इन plates के movement की वजह से, उसको बोलते हैं fault. Sometimes the fault are so big that they can swallow a whole building. कभी कभी ये fault इतने बड़े होते हैं कि पूरी की पूरी बिल्डिंग को swallow कर जाते हैं. As we know that earthquakes are caused by the movement of plates, so the edges of the plates are weak zones and are very prone to earthquake. अभी बताया कि earthquake कब होता है, जब plates का movement होता है. तो that means जो edges होती हैं plates की वो काफी weak zones होती हैं, यानी कि उसमें बहुत आसानी से earthquake आ जाता है. The weak zones are known as seismic or fault zone. इन जोन को क्या बोला जाता है, seismic या fault zone. Coastal areas near the fault zones are more susceptible to earthquake.
जो कोस्टल एरिया है वो ज्यादातर फॉल्ट जोन के ही आसपास है, यानी कि वहां पे अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं। इन इंडिया वेरियस प्लेसेस आर नियर द फॉल्ट जोन। इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो फॉल्ट जोन के आसपास हैं, ठीक है ना। दीज प्लेसेस आर वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय हो गया, कश्मीर, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, राजस्थान, इंडो गैंगेटिक प्लेन, ये सारे आपके फॉल्ट जोन में आते हैं। The places which come under earthquake zone or fault zone have not experienced earthquake for a long time, then this means that the stress is accumulating and finally to release the stress, the earthquake may happen. अगर ऐसी जगह जो क्या आपके फॉल्ट जोन के आसपास आती है, यानी कि अर्थक्वेक के जोन के आसपास आती है और उसमें अभी बहुत लंबे समय से अर्थक्वेक नहीं आ रहा है, यानी कि वो स्ट्रेस अभी अंदर एक्यूमुलेट होता जा रहा है और बहुत ही जल्द हो सकता है कि क्या वो स्ट्रेस एक दिन रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है। Now we come to magnitude of an earthquake. अर्थ के मैग्नीट्यूड पे आते हैं। The magnitude of an earthquake is a measure of amplitude of the seismic waves. Seismic waves कितने एम्पलीट्यूड के साथ आती हैं, उसी के थ्रू आप मेजर कर सकते हो कि earthquake का मैग्नीट्यूड कितना होगा। The Richter scale is the best known scale for measuring the magnitude of earthquake. Richter scale के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, earthquake के मैग्नीट्यूड को मेजर कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था। The scale gives a measure of the energy release at the earthquake focus. Earthquake के फोकस वाले पार्ट पे कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, उसका एक अंदाजा लगाता है, मेजर लगाता है रिचर स्केल। The Richter scale was derived by Charles F. Richter. चार्ल्स एफ रिचर ने इसकी डिस्कवरी करी थी। इसकी जो रेंज होती है वो 0 to 10 होती है ना। आप इसका मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़ते हैं कैसे कैसे होता है। देखो रिचर स्केल की ये आपकी रेंज हो गई, ये लेवल हो गया और ये आपका इम्पैक्ट हो गया कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है। चलो, अगर रिचर स्केल की जो मैग्नीट्यूड है वो 0 से 2.9 की रेंज आ रही है, तो दैट मीन्स वो अर्थक्वेक आपका माइल्ड लेवल का है, इससे कोई डैमेज नहीं होगा। फिर अगर जो रीडिंग आ रही है वो आ रही है 3.5 to 5 के बीच में, ऐसा अर्थक्वेक आपका मॉडरेट लेवल का होता है। और इम्पैक्ट कैसा होता है, फेल्ट बाय ऑल इंडोर विंडोज मे ब्रेक थिंग्स मे फॉल ऑफ फ्रॉम शेल्फ, ठीक है। जितने भी विंडोज वगैरह अंदर वो सारी आपकी टूट सकती हैं, चीजें नीचे गिर सकती हैं, टूट सकती हैं, है ना, ये सारे नुकसान हो सकते हैं। अगर रेंज है 5.6 से 7 की, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग लेवल का अर्थक्वेक होता है और इससे क्या होता है, स्लाइटली डैमेज बिल्डिंग थोड़ी बहुत डैमेज होने लगती है और मेजर डैमेज हो सकता है पार्टली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग, यानी कि जो अभी अच्छे से प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट नहीं हुई है बिल्डिंग, वो पूरी की पूरी आपकी डिस्ट्रॉय हो सकती है। थिंग्स फॉल ऑफ फ्रॉम शेल्फ, शेल्फ में जो चीजें रखी हैं वो नीचे गिर जाती है। रेंज है अगर 7.1 से 7.9 की, तो ऐसा अर्थक्वेक काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। इससे क्या होता है, वेल बिल्ट स्ट्रक्चर्स आर डिस्ट्रॉय, ऐसे स्ट्रक्चर जो बहुत अच्छे से बने हुए थे वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और अगर रेंज होती है 8.0 से 10.0 तक की, तो ऐसे लेवल ऑफ अर्थक्वेक्स आपके डिजास्टर्स माने जाते हैं और मोस्ट स्ट्रक्चर्स, ब्रिजेस, रेलवे ट्रैक्स, ये सभी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ऐसे अर्थक्वेक से, ठीक है। नाउ डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के डैमेजिंग इफेक्ट्स क्या क्या हैं, देखो। मैन-मेड स्ट्रक्चर जैसे कि बिल्डिंग, रेलवे ट्रैक, रोड, ब्रिजेस, फैक्ट्रीज, डैम, दे गेट सीवियरली डैमेज इन अर्थक्वेक, ये सभी आपके डैमेज जाते हैं। पीपल कैन गेट ट्रैप्ड इनसाइड द कोलैप्स स्ट्रक्चर्स एंड मेनी मे डाई। और फिर ये जो कोलैप्स स्ट्रक्चर सब नीचे ढह जाते हैं, गिर जाते हैं, इनके नीचे लोग दबकर मर भी जाते हैं। फायर्स ऑफन ब्रेक आउट फॉलोइंग अर्थक्वेक which can be caused by sparking from electrical short circuits. फायर यानी कि आग वाग भी लग जाती है कभी कभी अर्थक्वेक से, क्योंकि क्या होता है, आपकी जो स्पार्किंग हो जाती है, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो जाता है, उससे फायर कॉज होती है जिससे आग लग जाती है ना। ग्राउंड वाटर पाइप्स यूजुअली रप्चर टोटली डिस्टर्बिंग म्युनिसिपल वाटर सप्लाई सिस्टम। जो अंडर ग्राउंड वाटर पाइप्स है वो कभी कभी क्या हो जाता है, आपके रप्चर होने लगते हैं, यानी कि पूरा का पूरा म्युनिसिपल वाटर सप्लाई सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है। ट्रैमर्स इन हिली एरिया में काफी नुकसान होता है। माउंटेन कॉस्ट लैंडस्लाइड होने लगती है जिससे ह्यूज लॉस होता है लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का। सीवर सिस्टम आपका कभी कभी बर्स्ट हो जाता है, खुल जाता है, जिससे जितना भी सीवेज वाटर है वो सारा बाहर आ जाता है, वो भी एक अपने आप में एपिडेमिक है। अर्थक्वेक्स कैन चेंज द कोर्स ऑफ रिवर एंड कॉज फ्लड, रिवर्स के कोर्स को इंक्रीज कर देता है, यानी कि फ्लड वगैरह आ जाते हैं कभी कभी। कम्युनिकेशन सिस्टम आपका स्टैंड स्टिल हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह क्या हो जाते हैं, उखड़ जाते हैं। मोबाइल फोन्स, टीवी टावर, ये सभी आपस में कोलैप्स कर जाते हैं, तो पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम भी आपका नुकसान पहुंचता है। ओके, नाउ ट्रेनिंग फॉर मैनेजमेंट के लिए कैसे ट्रेनिंग करी जाती है। इट इज एसेंशियल फॉर द पब्लिक इन जनरल टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर डिजास्टर, ठीक है। जो लोग पब्लिक में रह रहे हैं, है ना, उनको इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, कभी भी डिजास्टर्स आने के चांसेस होते हैं। पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम शुड दस बी कंडक्टेड थ्रू वेरियस पब्लिक एंड प्राइवेट एजेंसीज फॉर अचीविंग दिस गोल। All aspects of earthquake management need to be covered in such programs.
Even school should have a compulsory orientation program for teaching children below how to act in case of an earthquake. The aim of all such programs is to have informed and alert citizens. क्या पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम करवाई जाने चाहिए, कहाँ पब्लिक या प्राइवेट एजेंसीज वगैरह में, जिससे कि लोगों के को इंफॉर्मेशन दी जाए, लोगों को नॉलेज दी जाए, है ना, कि कैसे वो इन डिजास्टर्स के कंडीशंस में, अर्थक्वेक वगैरह के कंडीशंस में खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, है ना, क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं, ये अच्छे से समझाया जाए. स्कूल कॉलेजेस यहाँ पे एक रेगुलर प्रोग्राम्स होना चाहिए, जैसे कि बच्चों को भी बताया जा सके और बच्चे भी अपने लेवल पे क्या कर सके, सेफ्टी मेजर्स ले सके. ठीक है, चलो, यानी कि सिटीजन्स को अलर्ट करने के लिए बेसिकली ये किया जाता है. नेक्स्ट, now what are the do's and don'ts during an earthquake? earthquake के दौरान क्या do's and don'ts है, देखो. If you live in a high risk zone, you must always keep a kit with torch, extra batteries, first aid material, water, etc. ठीक है, अगर आप हाई रिस्क जोन में रहते हो तो आपको हमेशा एक किट रेडी रखनी चाहिए, जिसमें टॉर्च, एक्स्ट्रा बैटरी, फर्स्ट एड मटेरियल, वाटर, ये सब होना चाहिए. उसके अलावा ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक यू शुड स्टे अवे फ्रॉम विंडो और हैंगिंग ऑब्जेक्ट्स वगैरह से या विंडोज वगैरह से दूर रहना है, जैसे कि मिरर, वॉल हैंगिंग वगैरह से. उसके अलावा इफ इंडोर, अगर आप घर के अंदर है, देन टेक शेल्टर अंडर अ टेबल. टेबल के नीचे आपको छुपना है. इट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स. तो जो ऑब्जेक्ट्स नीचे गिर रहे होंगे उनसे ये आपको प्रोटेक्ट करेगा. इफ इन बेड स्टे देयर एंड कवर योर हेड विद अ पिलो. अगर आप बेड पे लेटे हो तो क्या कर लो, खुद को कवर कर लो, खुद के हेड को कवर कर लो पिलो वगैरह से, है ना. अगर आप आउटडोर बाहर है, देन फाइंड अ क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम बिल्डिंग, ट्रीज, ओवरहेड पावर लाइन एंड ड्रॉप डाउन. ठीक है, एक ऐसी जगह जाओ जहाँ पे बिल्डिंग, ट्री या पावर लाइन कुछ ना हो, ऐसी जगह आपको जाके खुद को छिपाना चाहिए. इफ इन अ कार और व्हीकल, स्टॉप द व्हीकल एंड स्टे इनसाइड टिल द अर्थक्वेक इज ओवर. ठीक है, अगर आप कहाँ हो, कार वगैरह में हो, तो व्हीकल को स्टॉप करना है और तब तक उसके अंदर रहना है जब तक अर्थक्वेक ओवर नहीं हो जाता. लिसन टू द रेडियो इफ पॉसिबल फॉर एनी इंस्ट्रक्शन दैट may follow आफ्टर एन अर्थक्वेक. ठीक है, उसके अलावा आपको रेडियो वगैरह को सुनना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई इंस्ट्रक्शंस वगैरह आ रहे हैं जो अर्थक्वेक के बारे में हमें लेने हैं, ठीक है, वो हम आसानी से उसके लिए अलर्ट हो सकते हैं. The buildings in an earthquake-prone area must be designed to withstand major tremors. The building should have their foundation on solid rock. Good quality materials should be used for construction. Qualified architect and structural engineer should be consulted to make the structure quake-proof. देखो, ऐसे बिल्डिंग्स या ऐसी इंडस्ट्रीज जो आप कहाँ बना रहे हो, अर्थक्वेक प्रोन एरिया में बना रहे हो, उन बिल्डिंग्स में एक अच्छी क्वालिटी ऑफ मटेरियल रहना चाहिए, कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से करवाना चाहिए. ठीक है, उनकी जो बेस है वो एक बहुत ही बड़े स्टोन वगैरह सॉलिड रॉक पे करवाना चाहिए. अच्छे आर्किटेक्ट इंजीनियर्स के थ्रू उनका कंस्ट्रक्शन करवाया जाना चाहिए, सो दैट वो ऐसे ट्रेमर्स को अच्छे से विथस्टैंड कर सके. ठीक है, चलो, नाउ store things like chinware or other breakable items in the lower shelf. Fix tall furniture into a wall in a manner that it allows the furniture independent movement, reducing strain on the wall. ठीक है, ऐसी चीजें जैसे कि चिनवेयर या कुछ ऐसा आइटम जो आसानी से टूट सकते हैं, तो उनको हमें नीचे वाली शेल्फ में स्टोर करना चाहिए. ठीक है, बड़े बड़े जो फर्नीचर्स हैं उनको वॉल में इस तरीके से फिट करना चाहिए सो दैट फर्नीचर मूवमेंट इंडिपेंडेंट हो, यानी कि उसमें स्ट्रेन ना आए वॉल पर. फायर्स में ब्रेक आउट ड्यू टू बर्स्टिंग ऑफ गैस पाइपलाइन और शॉर्ट सर्किट. ठीक है, और जब कभी अगर मान लो अर्थक्वेक की वजह से गैस पाइपलाइन वगैरह बर्स्ट हो जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो उससे फायर हो सकती है. सो इट इज नेसेसरी टू हैव फायर फाइटिंग इक्विपमेंट इन एन इजी टू अप्रोच प्लेस इन वर्किंग ऑर्डर. तो क्या एक फायर एक्सटिंग्विशिंग अप्रोचर वाला एक इस तरीके का इक्विपमेंट होना चाहिए, सो दैट कभी भी इस तरीके से कहीं आग लग जाए तो आप फायर एक्सटिंग्विश कर सकते हैं. इन स्पाइट ऑफ ऑल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मैन स्टिल हैज नो कंट्रोल ओवर द डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस ऑफ नेचर. Though natural disasters like cyclones can be predicted in advance, earthquake cannot be predicted accurately beforehand. देखो, आज के टाइम पे स्टूडेंट्स बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ चुके हैं. ठीक है, स्टिल अभी भी नेचर के इन डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना को पहले से ही एनालाइज करने का या इनका डिटर्मिनेशन करने का हम पे अभी भी कोई भी ऐसा इक्विपमेंट हम नहीं डिस्कवर कर पाए हैं. साइक्लोन जैसा जो आपका डिजास्टर है, इसको तो फिर भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है इन एडवांस, लेकिन अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट करने का अभी भी हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है. तो आपको देखो कि नेचर के ये जो डिजास्टर्स हैं वो कितने ट्रेमेंडस हो सकते हैं, और इतने एडवांसमेंट के बाद भी हम लोग इनको क्या नहीं कर पा रहे, पहले से प्री डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, है ना. चलो, so students, that's all for the chapter. We have discussed all the topics of this chapter. I hope you all are understood it with it. I hope the chapter is very clear to you. Thank you everyone.